सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो जंगल में रहता है और उसने यहाँ कुछ भेड़ पाल रखी है। लेकिन रात के वक्त जब अपनी भेड़ों के चिल्लाने की आवाज सुनकर वो उन्हें चेक करने वहां जाता है तो वहाँ एक पोर्टल जैसी कोई अनजान चीज निकल कर उसे बेरहमी से मारकर अपने साथ कहीं ले जाती है। और इसी के साथ ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर ब्लूम को देखते हैं जो एक फेरी है और वो अदर वर्ल्ड यानी कि मैजिकल वर्ल्ड में एल्फी नाम के स्कूल में जादू सीखने आई है जो सोलेरिया नाम के एक जादुई राज्य में मौजूद था। और ये जादुई दुनिया धरती से अलग कहीं मौजूद थी। दरअसल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां फेरीज होती है जिसका मतलब ये है कि उनमें पहले से कुछ जादुई शक्तियाँ होती है और यहाँ पर उन्हें अपनी शक्तियों को और भी अच्छे से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। जबकि यहाँ पढ़ने वाले लड़कों में आमतौर पर कोई जादुई शक्तियाँ नहीं होती बल्कि उन्हें ट्रेनिंग देकर एक योद्धा बनाया जाता है ताकि वो सोलारिया के दुश्मनों से रक्षा कर सके। हालांकि यहाँ पढ़ने वाले कुछ लड़कों में भी जादुई शक्तियाँ होती है। अब यहाँ पर ब्लूम अपनी मेंटर स्टेला का इंतजार कर ही रहे होता है जो उसे यहाँ गाइड करने वाली थी। तभी वहाँ पढ़ने वाला स्काई नाम का एक लड़का ब्लूम से फ्लर्टिंग करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ स्टेला आ जाती है जिसके बाद वो ब्लूम को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। और अब रास्ते में वो ब्लूम को याद दिलाती कि वो सोलारिया की राजकुमारी है और आगे जाकर वो यहाँ की रानी बनने वाली है। अब इसके बाद स्टेला ब्लूम को सबसे पहले स्कूल की प्रिंसिपल डॉलिंग से मिलवाती है जिसके बाद ब्लूम उनसे कहती है कि मुझे लगा था कि आप सब फेरिस के पास पंख भी होंगे। जिसके जवाब में डॉलिंग उसे बताती कि पहले ऐसा हुआ करता था लेकिन जैसे जैसे हम फेरिस विकसित होने लगे तो समय के साथ ये पुराना जादू भी खत्म हो गया और अब किसी भी फेरिस के पास पंख नहीं होते। आप प्रिंसिपल से मिलने के बाद वो स्टेला के साथ अपने हॉस्टल में जाती है जहाँ रास्ते में स्टेला अपनी चीजों को शो ऑफ करते हुए उसे अपनी एक जादुई अंगूठी दिखाते हुए बताती है कि इस अंगूठी की मदद से वो कभी भी इंसानों की दुनिया में जाकर वहाँ से वापस यहाँ पर आ सकती है। और अब इतने में ब्लूम का रूम आ जाता है जो थोड़ा बड़ा होता है इसलिए उसके साथ इस रूम में 4 और फेरीज भी रहने वाली थी जिन चारों के नाम टेरा जो एक अर्थ फेरी है, आयशा जो एक वाटर फेरी है, मूसा जो एक माइंड फेरी है और चौथी फेरा खुद स्टेला थी जो एक लाइट फेरी है और ब्लूम एक फायर फेरी है क्योंकि उसके पास आग की शक्ति है। अब यहाँ पर ब्लूम अपने रूममेट को बताती है कि उसके माता पिता एक इंसान है और इसलिए उसने उन्हें ये नहीं बताया कि वो एक फेरी है और एल्फी में जादू सीखने आई है बल्कि उसने उनसे झूठ कहा कि वो स्विट्जरलैंड के किसी कॉलेज में पढ़ने जा रही है। अब ये जानकर आयशा उससे कहती कि शायद तुम्हारा कोई पूर्वज फेरी होगा इसलिए तुम्हारे माता पिता के इंसान होने के बावजूद तुम एक फेरी हो। फिर थोड़ी देर बाद स्टेला किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने लगती है और तैयार होने के लिए वो अपने जादू का इस्तेमाल भी करती है जिसे देखकर ब्लूम उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है। और अब स्टेला उसे समझाती है कि एक अच्छे जादू को करने के लिए तुम्हारा अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिल्वा को देखते हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों जिन्हें स्पेशलिस्ट भी कहा जाता था उनके ट्रेनर थे और यहाँ वो सभी स्पेशलिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे होते। और अब यहाँ वो सभी को बताते कि स्काई के पिता एंड्रीज एक बहुत अच्छे वॉरियर थे और उन्होंने एक बुरी शक्ति जिसे बर्न वन कहा जाता था उसके खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। और यहाँ पर सभी स्पेशलिस्ट को बर्न वन से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है जिससे वो इन बुरी शक्तियों से सोलारिया को बचा सके क्योंकि कभी कभी अचानक से ये शक्तियाँ यहाँ का लोगों पर हमला करने लगती है। साथ ही अब यहाँ पर सिल्वा सभी को बताते हैं कि बर्न वन के हमले में मारा गया इंसान कभी भी फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता और अगर वो उनके हमले में जिंदा बच जाए तो थोड़ी देर बाद वो भी उन जैसा ही बन जाता है। दरअसल आज से 1000 साल पहले हुए एंशिएंट वॉर में कुछ योद्धा ड्रैगन फ्लेम की वजह से मारे गए थे जो बाद में बर्न वन में बदल गए। फिर अगले सीन में हम स्कूल में पढ़ने वाले एक और स्टूडेंट और स्काई के दोस्त रिबेन को देखते हैं जो स्मोकिंग करने के लिए स्कूल से दूर जंगल में आया होता है और यहाँ पर वो उसी बुजुर्ग आदमी की लाश को देखता है जो एपिसोड की शुरुआत में मारा गया था। जिसके बाद रिबेन इस बारे में उसके टीचर बेन, डॉलिंग और सिल्वा को बताता है जो तीनों भी जंगल में जाकर उस बुजुर्ग आदमी की लाश को चेक करने लगते हैं। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि इसे किसी बर्न वन नहीं मारा है जो इसी जंगल में कहीं भटक रहा है लेकिन वो इस बारे में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को नहीं बताते क्योंकि ये जानकर बच्चे काफी घबरा जाएंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अब अगले सीन में हम ब्रिट्रिक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डॉलिंग से मिलने उसके ऑफिस आती है लेकिन डॉलिंग बिजी होने की वजह से उसे बाद में आने को कहती है। अब इस घटना के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सही चलने लगता है और अब यहाँ पढ़ने वाली फेरिस अपना जादू सीखने की प्रैक्टिस करने लगती है और इसी तरह एक दिन ब्लूम भी प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में आती है लेकिन यहाँ पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी शक्ति से आग को जनरेट नहीं कर पाती इसलिए अब वो अपने फोन में अपने माता पिता के कुछ पिक्चर्स को देखते हुए उस वक्त को याद करती है जब उसने गलती से अपनी अग्नि शक्ति की मदद से अपने ही घर को जला दिया था।
अब ये सब याद करके वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और अब उसके इमोशंस की मदद से वो फाइनली अग्नि को जनरेट करने में कामयाब हो जाती है। लेकिन वो अपनी शक्ति को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती और ठीक इसी वक्त अब आयशा भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ ब्लूम की फायर आयशा की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसे अपने वाटर शक्ति की मदद से बुझा देती है। अब इसके बाद वो ब्लूम के साथ वापस अपने स्कूल की तरफ जाने लगती है और अब रास्ते में वो ब्लूम से कहती कि तुम्हारी अग्नि शक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जरूर तुम्हारे माता पिता में से किसी के पास ये शक्ति रही होगी, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के बच्चों में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। जो जानकर ब्लूम कहती कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे माता पिता तो एक आम इंसान है। अब ये सुनकर आयशा उसे समझाती कि शायद वो लोग तुम्हारे असली माता पिता नहीं है और हो सकता है कि तुम एक चेंजलिंग हो। दरअसल अगर कोई फेरी आकर किसी नॉर्मल इंसान के बच्चों को अपने बच्चे से एक्सचेंज कर देती तो ऐसे बच्चे को चेंजलिंग कहते हैं। जो बातें सुनकर अब ब्लूम काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल की एक ओरिएंटेशन पार्टी में रेवन शराब पी रहा होता है, जो अब बिना बताए डेन नाम के लड़के को भी शराब पिला देता है, जो देख कर टेरा गुस्से में अपनी धरती शक्ति का प्रयोग करके रेवन को सबक सिखाता है। और अब टेरा की ये शक्ति देखकर वहाँ मौजूद लड़के उससे डर जाते हैं। फिर पार्टी खत्म होने के बाद ब्लूम की रूममेट उसे काफी ढूंढती है, लेकिन वो इन्हें कहीं नहीं दिखाई देती, जिसके बाद सेला उन सभी को बताती कि ब्लूम को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी मैजिकल रिंग दे दी ताकि वो इंसानी दुनिया में जाकर उनसे मिल सके। आप अगले सीन में हम ब्लूम को देखते हैं, जो कब्रिस्तान के पास बने प्रोटेक्टिंग शील्ड के एक दरवाजे पर मैजिकल की का इस्तेमाल करके कैलिफोर्निया में अपने घर के बाहर पहुंच जाती है और अब वो बाहर से ही घर में मौजूद अपने माता पिता को देखती है। दरअसल वो यहाँ अपने माता पिता से ये पता करने आई थी कि क्या वो सच में उनकी ही बेटी है, लेकिन अब उसे एहसास होने लगता है कि ये सवाल पूछकर उसे उन्हें दुखी नहीं करना चाहिए, इसलिए अब वो बिना उनसे मिले मैजिकल की मदद से वापस कब्रिस्तान में आ जाती है। लेकिन यहाँ आते ही बर्नवन उस पर हमला कर देता है और डॉर्लिंग सही समय पर आकर उस बर्नवन को वहीं बेहोश कर देती है और ब्लूम को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टेला और स्काई का अफेयर चल रहा है और फिर आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जिस जगह पर डॉली ने उस बर्नवन को बेहोश करके कैद किया हुआ था, बीट्रीज बाद में वहां जाकर अपनी शक्ति की मदद से उसे जगा देती है। जीसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 1 यही समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हम सिल्वा और डॉली को देखते हैं, जो जंगल की उसी जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पिछली रात को डॉली ने उस बर्नवन को कैद किया था, क्योंकि डॉली उसके दिमाग में जाकर कुछ जानकारी हासिल करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश ने उसे पहले ही जगा दिया था, इसलिए वो बर्नवन डॉली पर हमला करता है, लेकिन सिल्वा उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में स्टेला ब्लूम से उसकी मैजिकल रिंग के बारे में पूछती है, जिस पर ब्लूम उससे बता रही कि वो रिंग बर्नवन ने मुझसे ले ली है। और अब ये सुनकर स्टेला बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रिंग उसे उसकी माँ और सोलारिया की क्वीन लूना ने दी थी और अगर उन्हें पता चला कि स्टेला ने उनकी रिंग खो दी है तो वो उससे बहुत नाराज हो जाएंगी, इसलिए स्टेला ब्लूम को किसी तरह से उसकी रिंग वापस लाने को कहती है। अब अगले सीन में ब्रिटिश को देखते हैं, जो डॉलिंग के ऑफिस में उससे मिलने जाता है और यहाँ वो डॉलिंग से सवाल करती है कि क्या वो उसके काम में उसकी मदद कर सकती है, जिसके जवाब में डॉलिंग कहती है कि मेरी मदद के लिए मेरे पास पहले से ही मेरा असिस्टेंट कैलम है। फिर इसकी थोड़ी देर बाद डॉलिंग सभी स्टूडेंट फेरिस को लेकर एलवी स्कूल के बाहर बने एक स्टोन सर्कल के पास लेकर आती है, जो अब एक एक करके सभी फेरिस को वहाँ रख एक मैजिकल बॉल पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने को कहती है, जिसके बाद सभी फेरिस एक एक करके उस बॉल की मदद से सभी को अपनी शक्ति दिखाती है। लेकिन जब ब्लूम की बारी आती है तो काफी कोशिश करने पर भी वो अपना जादू सही से नहीं दिखा पाती, जिसके कारण वो थोड़ी परेशान हो जाती है। और अब क्लास खत्म होने के बाद अकेले में वो डॉलिंग से सवाल करती है कि क्या मैं एक चेंजलिंग हूँ। अब ब्लूम का ये सवाल सुनकर डॉलिंग थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं, जो स्काई से सवाल करती है कि क्या तुम मेरे लिए स्कूल के बाहर वाले जंगल का नक्शा लेकर आ सकते हो, क्योंकि जंगल में मौजूद बर्नवन के पास मेरी माँ की जादुई अंगूठी है, जो इस दुनिया को इंसानी दुनिया से जोड़ती है और इसलिए हमें किसी भी कीमत पर उस अंगूठी को वापस लाना होगा। आप सेला की ये बात सुनकर स्काई उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद सीन स्कूल की कैंटीन में शिफ्ट होता है, जहां मूसा आयशा को बताती है कि मैं अपनी माइंड शक्ति की मदद से किसी भी इंसान के इमोशंस को महसूस करके पता लगा सकती हूँ कि वो इंसान दुखी है या खुश है या फिर वो किसी स्ट्रेस में है। अब इसके बाद कैंटीन में सभी लंच करने लगते हैं
तभी स्टेला और स्काई वहाँ पर जंगल का नक्शा लेकर आते हैं और स्काई सभी को बताती है कि इस नक्शे के हिसाब से जंगल के अंदर एक जगह है जहाँ डोली ने उस बर्ड को रखा होगा और हम लोग वहाँ पहुँचकर उसे स्टेला की रिंग वापस ला सकते हैं। अब इन सब की बातचीत खत्म होने के बाद अकेले में ब्लूम स्काई से सवाल करती है कि जब स्टेला पहले से ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर हमेशा उसके बजाय मेरे साथ क्यों फ्लर्ट करते रहते हो। जिस पर स्काई उसे कहता है कि मेरा और स्टेला का ब्रेकअप हो गया है, जो जानकर ब्लूम मुस्कुराने लगती है। और अब इन दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर अगले सीन में हम बेटीज को देखते हैं जो रीवन के साथ मिलकर चुपके से डॉली के ऑफिस में घुस जाती है और यहाँ पर कुछ ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम एक बार फिर से स्टोन सर्कल के पास जाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेला आकर उसे कहती कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति का सही से इस्तेमाल करना है तो तुम्हें अपने पास की सबसे बुरी यादों के बारे में सोचना होगा जिससे तुम्हें गुस्सा आए और इसके बाद तुम अपनी शक्ति का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगी। अब ब्लूम ये सीख कर बिल्कुल ऐसा ही करती है और इस बार वो सच में अपनी शक्ति का प्रयोग करना सीख जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा और मूसा अपनी क्लास में जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उनसे वहाँ पढ़ने वाला सैम नाम का लड़का मिलता है। हालांकि मूसा सैम को पसंद करती थी लेकिन उसे ये बात नहीं कह पा रही थी, इसलिए आयशा सैम को बताती है कि मूसा उसे काफी पसंद करती है। जिसके बाद वो दोनों अकेले में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इस दौरान सैम उसे बताता है कि वो टेरा का भाई है और प्रोफेसर बेन उसकी पिता है। अब अगले सीन में हम बेन को टेरा के साथ बॉटनी लैब में देखते हैं जहाँ टेरा उसे अलग अलग तरह के फ्लावर्स के बारे में बता रही थी। तभी डेन को रिवन मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद स्टेला ब्लूम और उनकी रूममेट फेरिस रिंग ढूंढने के लिए जंगल में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर डॉलिंग ने बर्नवोल को कैद करके रखा था, लेकिन यहां आकर उन सभी को पता चलता है कि बर्नवोल यहां से बाहर निकल चुका है। और अब वहां से थोड़ा आगे जाने पर वो सभी प्रोफेसर सिल्वर और सोलेरिया के कुछ सोल्जर्स को देखती है जो यहाँ उस बर्नवोल को खत्म करने आए थे, लेकिन उसने इन सभी सोल्जर्स को मार दिया था और सिल्वर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम को जंगल से कुछ आवाजें आ रही होती है और जब उनका पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ी होती है तभी वहाँ एक बर्नवोल उसके सामने आकर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी आयशा वहाँ सही समय पर आकर उस पर हमला करती है जिससे वो पेड़ से टकराकर मारा जाता है। अब इसके बाद वो सभी प्रोफेसर सिल्वा को लेकर वापस स्कूल आ जाती है और अब स्कूल में सभी को पता चल जाता है कि जंगल में कुछ बर्नवोल घूम रहे हैं। इसके बाद बेट्रिक्स डॉलिंग के ऑफिस जाकर उसे सिल्वा के बारे में बताती है, जिसकी बाद डॉलिंग सिल्वा को देखने के लिए वहाँ से चली जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर बेट्रिक्स फिर से ऑफिस की छानबीन करने लगती है जहाँ उसे आखिरकार एक सीक्रेट डोर मिल जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉलिंग का असिस्टेंट कैलम आ जाता है, जिसे देखकर बेट्रिक्स उसे कहती है कि तुम तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसका दिया हुआ काम जरूर पूरा करूंगी। और अब इन दोनों की बातों से हमें समझ आता है कि वो दोनों भी किसी अनजान इंसान के कहने पर या किसी खास काम को करने के लिए आए हैं। फिर आखिरी सीन में हम ब्लूम को अपने रूम में देखते हैं जहाँ वो आयशा को बताती है कि जब वो बर्नवोल उस पर हमला करने वाला था तब अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते वक्त उसे अपनी विजन्स में एक अनजान औरा दिखाई दे रही थी, जिसकी अब इतना कहते ही ब्लूम की आंखें एकदम सफेद पड़ जाती है। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। हाँ, 4th एपिसोड की शुरुआत में हम डॉली को उसके ऑफिस में सिल्वा और बेन के साथ देखते हैं जहाँ पर डॉली को पता चल चुका होता है कि किसी ने उसके दरवाजे पर किए हुए जादू को तोड़ दिया है। साथ ही कल रात से उसका असिस्टेंट कैलम भी गायब था, इसलिए अब ये तीनों उसके ड्रॉवर को चेक करते हैं और उन्हें उसमें से एक नेटल नाम की चीज मिलती है जिसके इस्तेमाल से किसी भी तरह के जादू को ढूंढा जा सकता था। लेकिन कैलम अकेले काम नहीं कर सकता था क्योंकि नेटल का इस्तेमाल करना सिर्फ फेरिस को ही आता था। इसलिए अब सच्चाई का पता लगाने के लिए वह नेटल की मदद से कल रात को हुई दुर्घटना को फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश करता है और इस दौरान उन्हें वहाँ पर कैलम की लाश दिखाई देती है जिसे कल रात को बेट्रिक्स ने मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में किसी ने ये बात फैला दी थी कि ब्लूम एक चेंजलिंग है, इसलिए अब स्कूल में हर कोई घूर कर उसे देख रहा था और ये सब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो लंच करने के लिए आयशा के पास आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि कैलम के बाद डॉलिंग ने आयशा को अपना असिस्टेंट बना लिया है और अब वो ही स्कूल से रिलेटेड सभी फाइल्स और डेटा को मैच करने का काम कर रही थी। इसलिए ब्लूम उसे स्कूल की फाइल्स और रोजलैंड के बारे में जानकारी पता करने को कहती है। तभी वहाँ पर उनकी बाकी फ्रेंड भी उनके साथ लंच करने के लिए आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रिवन, डेन और बेट्रिक्स को देखते हैं, जिसके बाद उन्हें डॉलिंग से मिलती है और उसे बताती है कि अचानक से जंगल और स्कूल के आसपास बर्नवोल की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं उन दोनों के बीच की हो रही बातें आयशा सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि कैलम की मौत हो चुकी है। फिर अगले सीन में हम फिर से क्वीन लूना को देखते हैं जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को बताती कि अचानक से जंगल में और स्कूल के आसपास बर्नवोल्स के हमले काफी बढ़ गए।
इसलिए अब हम सभी को बर्ड वंश के खिलाफ एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहना होगा। जीसीबी डॉलिंग बेन के बनाए हुए एक मैजिकल फॉर्मूले की मदद से सभी फेरिस के बीच में कैलम के कातिल को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कातिल के बारे में पता नहीं चल पाता क्योंकि बीट्रिक्स उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी। दरअसल ये मैजिकल फॉर्मूला बेन ने ऑफिस में मिली कैलम की राख और कुछ जड़ी बूटियों को मिलकर बनाया था। अब इसके बाद ब्लूम असेंबली हॉल से बाहर निकलकर रोजलिन के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसी स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसे कल रात को उसकी कुछ पिक्चर्स मिली थी, और उसे उस तरफ जाते हुए बीट्रिक्स देख लेती है, जिसके बाद वो रिवन के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगती है। अब स्टोर रूम में जब ब्लूम रोजलिन से रिलेटेड कुछ ढूंढ रही होती है तभी वहाँ स्काई भी आ जाता है, और अब ब्लूम के कहने पर स्काई भी रोजलिन से जुड़ी हुई कोई चीज ढूंढने लगता है, और इतने में वहाँ पर बीट्रिक्स और रिवन भी आ जाते हैं, जिससे यह बातों में ब्लूम को पता चल जाता है कि स्कूल में उसके चेंजलिंग होने की बात रिवन ने फैलाई थी, और ये जानकर स्काई को उस पर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो उसे इस बात पर बहस करते हुए उसके साथ बाहर आ जाता है, और अब जब रूम में सिर्फ ब्लूम और बीट्रिक्स होते हैं तो उन दोनों के बीच रोजलिन के बारे में बातें होने लगती है, और बीट्रिक्स यहाँ पर उसे बताती है कि रोजलिन अब भी जिंदा है। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जो लूना के कहने पर डॉलिंग के सामने अपने जादू से कुछ रेनबोज बनाकर दिखाती है, लेकिन ये सब देखकर लूना गुस्सा होकर डॉलिंग से सवाल करती कि क्या तुमने इतने सालों में सिर्फ यही करना सिखाया है, इससे ज्यादा तो मैं इसे घर पर भी सिखा सकती थी। जो सब सुनकर स्टेला को बहुत दुख होता है, इसलिए वहाँ से चली जाती है। अब स्टेला के जाने के बाद लूना और डॉलिंग के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसके बाद लूना डॉलिंग को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम आज जो कुछ भी हो वो सब मेरी वजह से हो, और लूना के इस बर्ताव से ऐसा लगता है कि वो डॉलिंग को कुछ खास पसंद नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ बेट्रिक्स सोलारिया के एक सोल्जर को बेहोश करके उसकी कार में ब्लूम के साथ एसेडल नाम की जगह पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। अब यहाँ पहुंचकर बेट्रिक्स अपनी जादू की मदद से एसेडल पहाड़ी पर बसे कुछ घरों को दिखाते हुए ब्लूम को बताती कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक गांव बसा हुआ था, लेकिन एक दिन अचानक डॉलिंग, सिल्वा और बेन ने यहाँ हमला करके उन दोनों के माता पिता को मार दिया, जिसके बाद हमें इंसानों के बीच छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में ब्लूम की फ्रेंड्स डॉलिंग से मिलकर उसे बताती कि बीट्रिक्स ने कैलम का हत्या किया है, क्योंकि असेंबली में बीट्रिक्स के अलावा बाकी सभी फेरिस मौजूद थे, और इसीलिए प्रोफेसर बेन के बने हुए मैजिकल फॉर्मूला से आप असेंबली हॉल में कातिल को नहीं ढूंढ पाई थी। अब ये जानकर डॉलिंग बीट्रिक्स को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जब बीट्रिक्स और ब्लूम वापस स्कूल आ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में डॉलिंग, सिल्वा और बेन वहाँ आकर बीट्रिक्स को एक मैजिकल हथकड़ी पहना देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाती, और इसके बाद उन दोनों को वापस स्कूल ले आते हैं। अब स्कूल में आने पर डॉलिंग ब्लूम से सवाल करती है कि तुम बीट्रिक्स के साथ कहाँ गई थी, जिसके जवाब में ब्लूम झूठ बोलते हुए कहती कि हम दोनों तो सिर्फ यहाँ पास में ही घूम रहे थे, लेकिन डॉलिंग समझ जाती कि ब्लूम उससे कुछ छिपा रही है। और अब उसके जाने के बाद डॉलिंग उसके माता पिता को कॉल करके कहती है कि आजकल ब्लूम थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही है, लेकिन हम उसके इस बर्ताव के कारण का पता लगा लेंगे, और ये मेरी जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने इस बारे में आपको बताया है। जो सब उसने शायद इसीलिए कहा था जिससे उसके माता पिता ब्लूम को वापस अपने पास बुला ले, और फिर ब्लूम रोजलिन तक ना पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ हम कोई लूना को देखते जो स्टेला को स्कूल से वापस अपने घर पर ले जा रही होती है। जीसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम बेट्रिक्स को जेल में देखते हैं, जहाँ पर डॉलिंग अपने जादू से उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन बेट्रिक्स मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए डॉलिंग ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती। अब इसके बाद हम बाहर खड़ी हुई ब्लूम को देखते हैं जो बेट्रिक्स को वहाँ से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर डेन आकर उसे कहता है कि बेट्रिक्स मेरी भी दोस्त है और मैं उसे आजाद करवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर पहरा देने की बारी मेरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर सिल्वा स्काई से कहते हैं कि तुम्हें मेरे लिए ब्लूम पर नजर रखनी होगी और ये पता लगाना होगा कि वो किस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिल्वा, बेन, डॉलिंग, रोजलिन और स्काई के पिता एंड्रियास को देखते हैं, जो सभी जंगल में मौजूद बर्न को खत्म करने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी रोजलिन उन सभी से कहती है कि मुझे एसेडन नाम के गांव के बारे में पता चला है, जहाँ पर बहुत सारे बर्न मौजूद है, और अगर हम सभी मिलकर एक साथ उन पर हमला करें तो वो सभी खत्म हो जाएंगे। आप सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ तीनों स्कूल प्रोफेसर मिलकर बर्न को हराने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर तभी वहाँ इनका एक सोल्जर मार्को आता है जिसे बर्न ने घायल कर दिया था।
जो अब उन्हें खबर करता है कि स्कूल के बाहर इस वक्त काफी बर्न वंस मौजूद है और अब क्वीन लूना भी इनसे लड़ने में हमारी मदद नहीं कर रही है। वहीं उनके सोल्जर्स भी यहाँ आ चुके हैं। साथ ही हमें पता चला है कि स्टेला अपना महल छोड़कर भाग गई है, इसलिए क्वीन लूना ने सभी सोल्जर्स को स्टेला को ढूंढने के लिए लगा दिया है। अब अगले सीन में हम ब्लूम को देखते हैं जो अपने रूम में होती है। तभी उसे अपने फोन पर डेन का मैसेज मिलता है कि इस वक्त वो जेल के बाहर पहरा दे रहा है। जिसके बाद ब्लूम वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आज पहरा देने की बारी डेन और रिवन की थी, लेकिन डेन ने रिवन को पहले से ही बेहोश कर दिया था ताकि वो ब्लूम को बेट्रिक्स से मिलवा सके। अब इसके बाद ब्लूम बेट्रिक्स से जाकर मिलती है और उससे सवाल करती है कि क्या सच में तुमने कैलम का खून किया है। अब उसके इस सवाल का जवाब बेट्रिक्स हाँ में देती है और आगे शेयर करती है कि पिछले 16 सालों से डॉलिंग ने ऑफिस के बेसमेंट में एक ऐसा राज छुपा रखा है जिसे डॉलिंग, सिल्वर और बेन ने हम लोगों से छिपा कर रखा है। साथ ही आगे वो कहती कि अगर तुम मेरी यहाँ से बाहर निकलने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें रोज़लैंड से जुड़ी एक खास जानकारी दूंगी। अब ये सुनकर ब्लूम उसकी मदद करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद बेट्रिक्स बताती है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर जाने पर डेन एक किताब देगा जिसमें एक डिवाइस रखा हुआ है। उस डिवाइस को तुम्हें स्टोन सर्कल ले जाकर चार्ज करना पड़ेगा, जिसके बाद वो डिवाइस तुम मुझे ला कर देना और उसके बाद ही उस डिवाइस की मदद से मैं अपनी हथकड़ियों को खोल सकती हूँ और यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। इसलिए अब ब्लूम बाहर जाकर डेन से वो किताब ले लेती है। अब अगले दिन में मूसा को देखते जो अपने रूम में सैम के साथ इंटीमेट हो रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके रूम में मौजूद है और अब सैम के वहाँ से जाने के बाद मूसा आवाज लगाकर जो भी इस रूम में मौजूद है उसे बाहर आने को कहती है। जिसके बाद वहाँ उसे अचानक से स्टेला दिखाई देती है जिसने अपने लाइट के मैजिक से अपने आप को गायब किया हुआ था। अब यहाँ पर स्टेला उसे बताती है कि मेरी माँ का मुझे यहाँ से ले जाने का कारण ये था कि जंगल में स्कूल के आसपास काफी ज्यादा बर्न वंस मौजूद है और अब सोलारिया के सभी सोल्जर्स को जंगल में उनसे लड़ने के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जब ब्लूम स्टोन सर्कल पर डिवाइस को चार्ज कर रही होती तभी वहाँ उसका पीछा करते हुए स्काई आ जाता है, जिसे देखकर ब्लूम उस डिवाइस पर किताब रखकर उसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन स्काई से देख लेता है और उससे सवाल करता है कि ये डिवाइस पुराने जादू को तोड़ने के लिए बनाया गया है ना, तो फिर तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो। इसलिए कोई दूसरा रास्ता ना होने के कारण ब्लूम उसे बता देती है कि बेट्रिक्स ने मुझे एस्टेडल के बारे में सब कुछ बता दिया है कि मैं और वो एस्टेडल में ही रहते थे और एक दिन स्कूल के सभी प्रोफेसर्स ने वहाँ मौजूद बर्न वंस को मारने के लिए हमारे गांव पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में वहाँ रहने वाले मासूम लोग भी मारे गए। हालांकि रोज़लैंड ने हमारे तीनों प्रोफेसर को ऐसा करने की रोकने की कोशिश की। साथ ही में तुम्हारे पिता की मौत का राज भी एस्टेडल से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अब भी ब्लूम को लग रहा था कि शायद स्काई बेट्रिक्स को बाहर निकालने में उसकी मदद नहीं करने वाली है, इसलिए उसे किस करने के बहाने नींद की कुछ गोलियां देकर बेहोश कर देती है और फिर डिवाइस को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में जब बेन मार्को के गांव का इलाज कर रहा होता है कि तभी उसे उसकी एक साथी सोल्जर का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताती है कि जंगल में कई सारे बर्न वंस मौजूद है और उन्होंने यहाँ आए सभी सोल्जर्स को मार दिया है। वहीं अब देखते देखते एक बर्न उस आखिरी बची सोल्जर पर हमला करके उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ जब ब्लूम वो डिवाइस लेकर बेट्रिक्स के पास जा रही होती कि तभी रास्ते में उसे आयशा और टेरा मिल जाती है जो उसे कहती कि डेन ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों बेट्रिक्स को जेल से बाहर निकालने में मदद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि उसने कैलम का हत्या किया है। जिस पर ब्लूम उन्हें एस्टेडल के बारे में सब कुछ बता देती है और आगे कहती है कि रोज़लैंड ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उससे किसी भी हालत में मिलकर ही रहूंगी। लेकिन अब आयशा और टेरा उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और अगर तुम सच कह रही है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास रखना होगा। इसलिए ब्लूम आयशा को अपना डिवाइस देकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद दोनों मूसा के रूम में जाती है जो वहाँ मूसा और स्टेला को एस्टेडल की सच्चाई और ब्लूम के प्लान के बारे में बता देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुस्से में ब्लूम डॉलिंग से मिलने जाती है और उसे सवाल करती कि आखिर आपने एस्टेडल में रहने वाले लोगों को क्यों मार दिया और मुझे आपने क्यों बचाया। इसकी जवाब में डॉलिंग कहती कि ये काफी समय पहले की बात है जब रोज़लैंड हमारे टीम में थी और वो काफी ताकतवर फेरी थी। इसी तरह फिर एक दिन उसने हम सबको बताया कि एस्टेडल के पास काफी बर्न वंस मौजूद है, लेकिन उसने हमसे ये बात छिपाई कि वहाँ पर कुछ मासूम लोग भी है, जहाँ फिर उसने अपने आप को महान साबित करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी इंसानों और बर्न वंस को जलाकर मार डाला और ये हादसा अनजाने में हुआ, लेकिन मैं आज तक अपने आप को उसके लिए माफ नहीं कर पाई हूँ। तभी वहाँ सिल्वर और डॉली को खबर देती कि बर्न वंस इसी तरह बढ़ रहे हैं, इसलिए वो दोनों कुछ सोल्जर्स के साथ उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद ब्लूम की दोस्त उसे उसका डिवाइस वापस दे देती है, जिसकी मदद से अब वो जाकर बेट्रिक्स की हथकड़ियाँ खोल कर उसे आज़ाद कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ आयशा जाकर डॉर्लिंग को बता देती है कि ब्लूम बेट्रिक्स को आजाद करने वाली है। फिर अगले सीन में हम ब्लूम, बीट्रिक्स, मूसा और टेरा को डॉर्लिंग के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ बेट्रिक्स उन सभी को बताती है कि बेसमेंट तक जाने वाले इस दरवाजे पर एक पुराना जादू किया हुआ है और इस जादू को तोड़ने के लिए हमें किसी एक का बलिदान देना पड़ेगा। अब उसकी इतना कहते ही स्टेला जो वहाँ इनविजिबल बनकर खड़ी थी वो बेट्रिक्स को दरवाजे की तरफ धक्का दे देती है, जिससे उसकी हालत भी अब कैलम जैसी हो जाती है। जिसके बाद जब लोग नीचे बेसमेंट में मौजूद जादुई दीवार के पास पहुंचती तभी उसमें कैद रोज़लिंड को अचानक से होश आ जाता है, जो अपनी आंखें खोलकर उसे देखती है। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड फिर यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम रोज़लिंड को देखते हैं जो ब्लूम से बातें कर रही होती है, जो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ताकतवर फैरी हो और अगर तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो तो इन दीवारों से मुझे आजाद कर सकती हो। इसलिए ब्लूम उसके कहने पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन दीवारों को तोड़ देती है। वहीं तब तक बाहर ऑफिस में आयशा डॉर्लिंग को लेकर पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त बेसमेंट के बाहर खड़ी होकर ब्लूम का इंतजार कर रही थी। और अब जब डॉर्लिंग बेसमेंट के अंदर जाकर देखती है तो ब्लूम और रोज़लिंड वहां से जा चुकी होती है। दूसरी तरफ हम प्रोफेसर बेन को देखते हैं जो मूसा, स्टेला और टेरा को बेट्रिक्स की मदद करने के लिए डांट रहे होते हैं, जिसके बाद उन तीनों को रूम के दरवाजे पर एक मैजिक करके उन्हें वहीं बंद कर देते हैं और फिर स्कूल की प्रोटेक्टिंग शील्ड के बाहर मौजूद बर्नवर्ड से लड़ने के लिए चले जाते हैं। अब इसके बाद सीन ब्लूम और रोज़लिंड पर शिफ्ट होती है, जो स्टोन सर्कल पर जाकर अपनी पूरी शक्तियों को फिर से हासिल कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ जब स्काई बाकी सोल्जर्स के साथ प्रोटेक्टिंग शील्ड के पास बर्नवर्ड के साथ लड़ने के लिए खड़ा होता है तभी उसे स्कूल के अंदर से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि बर्नवर्ड जब स्कूल में घुस चुके हैं, इसलिए वो सभी सोल्जर्स के साथ स्कूल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो अपनी शक्ति की मदद से रूम की दीवारों को पार करके अंदर आ जाता है, जिसके बाद मूसा उसे एस्टेडेल और रोज़लिंड के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ उन लोगों को दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जिसे चेक करने के लिए सैम दीवार पार करके रूम के बाहर आ जाता है। फिर अगले सीन में हम रोज़लिंड को देखते हैं जो ब्लूम से कहती है कि तुम एक बहुत ताकतवर फेरी हो और तुम्हारे अंदर इस स्कूल में मौजूद किसी भी फेरी से ज्यादा ताकत है। लेकिन अब ब्लूम मुझसे सवाल करती है कि जब आपको पता था कि एस्टेडेल में कुछ मासूम लोग भी मौजूद है तो फिर आपने अपने जादू का इस्तेमाल क्यों किया। अब अपने बचाव में रोज़लिंड कहती कि वहाँ पर उस वक्त बहुत सारे बर्नवर्ड्स मौजूद थे और मैं इतने सारे बर्नवर्ड्स को मारने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वो ये भी शेयर करती कि दरअसल एस्टेडेल में काफी सारे ब्लड विचेस रहा करती थी जिनके पास काली शक्तियाँ थी और उनमें से एक ब्लड विच तुम्हें दूसरी दुनिया से एस्टेडेल में ले आई थी ताकि वो तुम्हारी शक्ति को अब्सॉर्ब करके इसे पेरिस के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन उस वक्त एस्टेडेल में बर्नवर्ड्स तुम्हें ढूंढते हुए पहुंच गए और इस वक्त जो बर्नवर्ड्स स्कूल की तरफ बढ़ रहे वो दरअसल उसकी शक्ति को छीनने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं और इस वक्त जो बर्नवर्ड्स स्कूल की तरफ बढ़ रहे वो दरअसल उसकी ही शक्ति को छीनने के लिए उसके पीछे पड़े। साथ ही वो ये भी रिवील करती कि शायद अब भी उसके असली माता पिता जिंदा है, जो अब ये सब जानने के बाद अपने दोस्तों और स्कूल को बर्नवर्ड से बचाने के लिए वहाँ से स्कूल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बर्नवर्ड सैम को घायल कर देता है, लेकिन सैम उससे बचकर वापस रूम की तरफ आ जाता है और अब मूसा और उसकी रूममेट्स किसी तरह से रूम से बाहर आने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद मूसा और टेरा घायल सैम का इलाज करने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ बेन उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इधर असेंबली हॉल में डॉर्लिंग सभी फेरीज को इकट्ठा करके बताती है कि बर्नवर्ड्स ने स्कूल पर हमला कर दिया है और वहीं सुला रहे कि आदमी हमारी मदद के लिए कल सुबह तक ही आ पाएगी, इसलिए तब तक हमें इनसे अपने आप को बचाना होगा। अब वो ये सब बेचारी बता ही रही होती कि तभी वहाँ एक बर्नवर्ड आ जाता है, पर वो वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स को बिना नुकसान पहुँचाए किसी को ढूंढता वहाँ से चला जाता है, जो देख कर अब समझ जाते हैं कि ये बर्नवर्ड्स किसी एक इंसान को ढूंढते हुए यहाँ पर आए। वहीं दूसरी तरफ ब्लूम स्कूल आकर आयशा और सेला को बता देती है कि ये बर्नवर्ड मेरे लिए यहाँ पर आए, इसलिए वो अकेले स्कूल को बचाने के लिए इनसे लड़ने का फैसला करती है। इसलिए वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी बर्नवर्ड्स को मारने लगती है और ब्लूम को ऐसा करते हुए देखकर डॉर्लिंग उससे काफी खुश होती है। हाँ, क्योंकि सैम को घायल करने वाला बर्नवर्ड अब मर चुका था, इसलिए उसकी तबीयत भी ठीक होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेवन और डेन बेटिस को कुछ जादुई दवाइयों से ठीक कर देती है, जिसके बाद उन दोनों को अपने बॉस से मिलवाती है, जो कोई और नहीं बल्कि रोज़लिंड थी। आज सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद स्कूल की छुट्टियों के दौरान ब्लूम अपनी सभी रूममेट्स के साथ छुट्टियां बिताने अपने माता पिता के घर कैलिफोर्निया चली जाती है। लेकिन इस दौरान स्कूल में चीजें काफी बिगड़ जाती है। पहले तो एक फ्लैशबैक के जरिए हमें ये दिखाया जाता है कि सिल्वा ने स्काई के पिता एंड्रियस को मारा था, लेकिन वो अभी भी जिंदा होते जो अब स्कूल में लौट आते।
जिसके बाद सोलारिया के सोल्जर सिल्वा को एंडेस को मारने की कोशिश करने के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। साथ ही हमें पता चलता है कि एंडेस ने इतने सालों तक ब्रिटिश को गोद लेकर उसको ट्रेनिंग दी थी और यहाँ उसे रोजलैंड को आधार करवाने के लिए भेजा था। वहीं दूसरी तरफ रोजलैंड की मुलाकात जंगल के कब्रिस्तान में जब डॉलिंग से होती है तो वो उसे रिवील करती है कि ब्लूम के अंदर एक प्राचीन शक्ति ड्रैगन फ्लेम मौजूद है और ड्रैगन फ्लेम की मदद से प्राचीन समय में बर्न वंश को बनाया गया था, जिसके बाद अब वो डॉलिंग को जान से मार देती है। साथ ही अब लूना स्कूल में फेरिस को जादू सिखाने के लिए आ जाती है, जबकि ये काम प्रोफेसर बेन का था। और इस तरह से जब ब्लूम और उसकी दोस्त छुट्टियों के बाद वापस स्कूल आती है तो वो देखती है कि स्कूल से उनके 2 प्रोफेसर जा चुके हैं और अब लूना, रोजलिंड और एंडेस उनके नए प्रोफेसर है। जीसी सस्पेंस के साथ ये सीजन 1 यहीं समाप्त हो जाती है।